गुड मॉर्निंग। मैं देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं उसकी शासन चैप्टर फर्स्ट शुरू करने वाली हूँ और 2 या 3 दिन में पूरी कवर भी कर दूँगी। एक बार ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग वीडियो। भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से लेकर 1853। एक साइड है ब्रिटिश ताज के शासन अधिनियम, पारित अधिनियम जो है 1858 से लेकर 1947, ठीक है। अब कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी लगाएंगे इसका, ठीक है। तो पहले हम जो है इसका चैप्टर पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायक के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल जो था 5 वर्ष रखा गया। और इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसीसी और क्लेवरिंग या मानसन और वारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्ति हुए और सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिकों एवं असैनिकों शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामले यथा विदेशी नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, हाँ इसको हाईलाइट कर देते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंध किया गया। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। क्या किया गया? व्यापारिक का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों को अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जो कि 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई थी। इसके बाद हम यहाँ आते हैं और ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए और 1793 की चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का, एक मिनट, हाँ हम कहाँ थे, हाँ कट गई थी, फिर से आ गई। देखिए जो है, हाँ देखिए 1813 के चार्टर एक्ट के तहत 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो था भारतीयों को शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने की उपलब्ध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और चीन की तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत को गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कितना? संपूर्ण भारत को गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1 मिनट, हाँ संपूर्ण भारत को गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के चार्टर की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश के शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य 14
सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सब प्रसिद्ध गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधित मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया और 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्ति को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई और विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो अभी भी हम लोग पढ़े थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कितना? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरी क्वेश्चन देखिए नीचे दिया है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्फे इसके इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, 1774 में इसकी की गई जिसकी स्थापना जो है पेश तक कि 1773 रेगुलेटिंग के तहत स्थापना कब हुआ था सर्वोच्च न्यायालय का, तो इसमें 1774 में किया गया था। इसका जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्फे थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि लेमेस्टेड इस न्यायालय के प्रथम नहीं, अभी पढ़े थे एलिजा इम्फे थे, इसलिए सिर्फ कथन एक ही सही होगा। कितना होगा? तो सिर्फ एक सही होगा, एक। दूसरे क्वेश्चन है मिलान करने वाला है, देखिए मिलाते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय के पहले नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरों की भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, इस तरह से है। तो देखिए हम जो है मिलान करते हैं। पहला जो है नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुआ था, तो पिट्स एक्ट भारतीय अधिनियम 1784 में हुआ था। और सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, तो अधिनियम कौन सा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। और इंग्लिश मिशन को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई थी, चार्टर एक्ट अधिनियम 1813। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुआ था, तो चार्टर अधिनियम 1833। इस तरह से हमारा जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आते हैं हम, देखिए नीचे दिया हुआ है ना कि नियामक अधिनियम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट यहाँ लिखा हुआ इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं चौथा पर किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी, तो 1813 के चार्टर एक्ट में पढ़े थे कि 1 लाख रुपया खर्च करने की बात की गई थी, है ना, शिक्षा पर। दूसरा था जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूट्स 1823, ये भी बिल्कुल सही बात है। और फिर है तीसरा कि प्राच्यविद एवं अलंघविद विवाद, ये भी है, ये हम नया था फिर भी हम देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा का प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने के प्रावधान का अपनाया गया। और 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन का गठन किया गया जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये देने की थी। समिति में 10 यूरोपियन सदस्य शामिल थे जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम
केवेंडिश बेंटिंग बने। 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले को प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा के माध्यम मान लिया गया। अब भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों को नेता ट्रिविलियन थे, जबकि H.T. फिरसेफ प्राच्य शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व करता थे। किस अधिनियम 5वां क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तभी पढ़े थे कि 1813 चार्टर अधिनियम के तहत ये बात हुई थी। 1813 ठीक है, अभी पढ़े थे, फिर वही बात है पढ़ना। अब छठा क्वेश्चन कुछ ही कर रहा है कि छठा क्वेश्चन कर रहा है चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं हम लोग, क्या विचार करना है। कर रहा है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय और व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। जी बिल्कुल सही बात बोला है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संपूर्णता को सुदृढ़ किया था। जी बिल्कुल। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं, ये गलत है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं आ गया था, इसलिए 1 और 2 सही होगा। कथन जो है हमारा सिर्फ ए सही होगा, 1 2 जिसमें है। हाँ देखिए नीचे भी लिखा हुआ है ना, 1 2 ही सही है, क्योंकि 3 इसलिए नहीं सही है क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। अब 7वां क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें से यह कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन का देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा उनमें से किसी एक कारण वंश अपनी के अधीन कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा का आयोग नहीं माना जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी।